Hello friends, so today we will be dealing with the next topic of our friction. Yesterday we have dealt with belt friction and today we will be solving the numericals on block and wedge friction. Okay, so block and wedge friction, तो सबसे पहले एक चीज याद रखना है हम लोगों को फ्रिक्शन में कि फ्रिक्शन जब तब होता है whenever the body will be rolling, जब भी बॉडी मूव होता है, ठीक है, तो तब क्या होता है, स्लाइड होता है या रोल होता है, तब उसके बाद क्या होने वाला है, फ्रिक्शन होने वाला है। आर यू गेटिंग? तो हमेशा ये याद रखना है कि अगर बॉडी का मोशन राइट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स आता है लेफ्ट डायरेक्शन। अगर बॉडी का मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स आता है राइट में। बॉडी अगर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे, इस तरीके से। तो हमेशा उसमें एक चीज और याद रखना है कि इफ दिस इज से अ बॉडी विच इज मूविंग इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से अगर बॉडी आ रहा है तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो इस तरीके से होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। मान लीजिए सरफेस है तो ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होता है ये इस तरीके से होता है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। हर बार जिस सरफेस पर बॉडी मूव होती है उस सरफेस को परपेंडिकुलर एक रिएक्शन एक्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। मान लीजिए वो अगर आर है तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू आर। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू आर, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उन्होंने आपको दिया हुआ होता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये म्यू इंटू आर, ये क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स विच विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये चीज हमेशा याद रखना है। सो टेक डाउन फर्स्ट प्रॉब्लम, ड्रॉ दिस फिगर एंड राइट डाउन द क्वेश्चन। determine whether the block shown in the figure, determine whether the block shown in the figure, determine whether the block shown in the figure is in the equilibrium, is in the equilibrium, and find the magnitude and direction, of the frictional force, magnitude and direction of the frictional force। तो इस प्रॉब्लम में उन्होंने बोला है कि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है या नहीं, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब अगर या फिर अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड की तरफ मूव हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। उन्होंने दिया हुआ है टेक म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एस, टेक म्यू एस इज इक्वल टू 0.3 एंड म्यू के इज इक्वल टू 0.2। म्यू एस दिया है 0.3 और म्यू के दिया है 0.2। फ्रिक्शनल में ब्लॉक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमेशा ये याद रखना है, पहली स्टेप क्या करना है, जो ब्लॉक आपको दिया है उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। जो ब्लॉक आपको दिया है उसका फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब उस पर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस कौन से ये दिखाना है। सेकेंड चीज ये है कि हर बार दो इक्वेशन ले लेना है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, और वो दो इक्वेशन पर से आपको आपके अननोन फाइंड आउट करना है। आर यू गेटिंग? सो हियर लेट अस फॉलो द प्रोसीजर नाउ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना लेंगे। ये जो ब्लॉक है मान लो, सो हियर इट इज द ब्लॉक। एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बॉडी फिर से नहीं बनाना होता है, सिर्फ फोर्सेस ही बनाना होता है, लेकिन प्रॉब्लम समझने के लिए हमको फ्रिक्शन में ब्लॉक का भी डायग्राम बना लेंगे हम लोग। सो इट इज 50 न्यूटन जो दिया हुआ है। उसके बाद ब्लॉक का वेट भी वो लोग दे रहे हैं कितना, 250 न्यूटन। आपको क्या लगता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है और अगर फ्रिक्शन होने वाला है तो बॉडी नीचे की ओर आएगा कि ऊपर जाएगा? बॉडी विल बी स्लाइडिंग डाउनवर्ड। बॉडी का इंटेंशन होगा नीचे की ओर आने के लिए, ठीक है। सो दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट, एंड दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी अगर नीचे आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। तो अगर ये आर है
तो ये क्या रहेगा आपका म्यू इंटू आर, बराबर है। लेकिन हम लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स ही निकालना है, तो हम लोग इसको एफ कंसीडर कर लेंगे फिलहाल। क्या कंसीडर कर लेंगे? एफ कंसीडर कर लेंगे। ड्रॉ दिस फिगर एंड हियर इट इज आर। सो हियर अभी मुझे एक चीज बताओ आप लोग, ये एंगल आपको कितना दिया है? 30 डिग्री। सो कैन यू टेल मी ये एंगल कितना होगा? 60, करेक्ट। सिंपल, मैंने आपको बताया ये परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये मैं ज्वाइन करता हूँ इस तरीके से, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है? फिर से देख लेते इसको हम लोग एक बार। दिस इज से नॉर्मल रिएक्शन आर, और ये जो सरफेस है इसका एंगल आपको उन्होंने देके रखा है 30 डिग्री। मैंने आपको बोला था ये 90 डिग्री होता है। अगर ये ज्वाइन कर लेंगे हम लोग ट्राइंगल, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 60 डिग्री, बराबर, करेक्ट। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस एंगल? 30 करस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट। ये देखो ये 30 है, इसी लाइन को पैरेलल ये लाइन है, जो आपका सरफेस है उसी को ये पैरेलल फोर्स है ना आपका, ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। आर यू गेटिंग? सो इट इज 30 डिग्री नाउ। अभी अपना काम हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हो गया ट्रूली वर्टिकल, ट्रूली हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइन फोर्स हो गया और ये भी इंक्लाइन फोर्स हो गया। मतलब अभी हम लोग को बेसिक कंसेप्ट, हमारा बेसिक जो फोर्स का डायग्राम है वो हमारा बन गया है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको? सीधे अप्लाई करो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो अभी इस ब्लॉक में आप लोग बताओ हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है? 50 राइट की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव। अभी मुझे बताओ ये एफ जो है, ये वाला, ये एफ, इसका एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा और एक ऊपर रहेगा, बराबर। तो ये कौन सा रहेगा? एफ कॉस ऑफ 30, करेक्ट, प्लस एफ कॉस ऑफ 30, बराबर है, क्योंकि राइट की ओर जाने वाला है। दूसरा वाला ये जो फोर्स है, ये वाला, इसका एक कंपोनेंट इधर रहेगा और एक कंपोनेंट ऊपर रहेगा, बराबर है। ये है ना वो आर, इट इज आर। तो एक कंपोनेंट इधर रहेगा और एक ऊपर रहेगा। कोप्लानर फोर्स में हमारा डिस्कशन हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर कॉस ऑफ 60, लेकिन प्लस की माइनस? माइनस, वेरी गुड। सो माइनस आर कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो मुझे बताओ कॉस 30 कितना होता है? 0.86 होता है, 0.866 एफ माइनस कॉस 60 0.5, 0.5 आर, ये प्लस 50, कीप इट एज इट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन दे देता हूं मैं इसको 1, करेक्ट। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन बोलो, आगे क्या करूं? समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, बोलो यस। बोलो यार, माइनस 250, वेरी गुड, प्लस एफ साइन ऑफ 30 प्लस आर साइन 60 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये नीचे आ रहा है इसलिए माइनस, ये जो फोर्स है एफ वाला, इसका एक कंपोनेंट ये जो था एफ वाला, यहाँ पे दिखाया था हमने, ऊपर जा रहा है इधर और इधर, तो ये ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, और ये आर वाला भी ऊपर जा रहा है इसलिए ये भी प्लस, आर साइन 60, करेक्ट है, इज इक्वल टू 0। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 0.5, सो 0.5 एफ प्लस साइन 60 0.866
R माइनस 250 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 मैंने आपको बताया था दो इक्वेशन कैल्शियम कैसे सॉल्व करना है। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ F एंड R? बोलो। 81.7 F is 81.7, 241 F is 81.7 241.5 and R is 241.5 241.5। करेक्ट। अभी तक ये आया है अपना, F आया है और R आया है, लेकिन हम लोगों को उन्होंने बोला है कि फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, बराबर। तो F इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन अभी उसको चेक करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? म्यू इंटू आर, याद है? म्यू इंटू आर। सो म्यू इंटू आर, लेकिन वहां पे दो म्यू दिया है उन्होंने, एक म्यू एस है और एक म्यू के है। तो पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कि बॉडी हिल नहीं रही है, मतलब स्टैटिक। सो स्टैटिक वाला लेंगे। बोलो कितना आता है म्यू एस? म्यू एस दिया है 0.3 इंटू आर कितना दिया है? आया है अपना 241.5, 72.4 तो आंसर बनता है 72.45 72.45 न्यूटन। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम है देन दिस F, मतलब फोर्स इज मोर देन दैट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, तो बॉडी स्टेडी रहेगा क्या? नहीं रहेगा, बॉडी विल बी स्लाइडिंग डाउन। अगर बॉडी स्लाइड डाउन हो रहा है तो हमारा ये जो वैल्यू है ये गलत है। आर यू गेटिंग? फ्रिक्शनल फोर्स फिर क्या होना चाहिए? देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि F इज मोर देन दैट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं F इज ग्रेटर देन 72.45। करेक्ट। देयरफॉर फिर से यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर इसके बाद लिख सकते हो द बॉडी विल नॉट बी इन द इक्विलिब्रियम, इट विल स्लाइड डाउन। क्या लिखोगे? बॉडी विल नॉट बी इन द इक्विलिब्रियम। करेक्ट। और उसके बाद नीचे क्या लिखोगे? देयरफॉर एक्चुअल फ्रिक्शनल फोर्स, देयरफॉर एक्चुअल फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। म्यू के दिया है 0.2 इंटू आर लो 241.5, और जो भी आपका एक्चुअल फोर्स आएगा फ्रिक्शनल का वो यहाँ पे आ जाएगा। वो कितना भी आया तो चलेगा, दैट इज नो प्रॉब्लम। 48.3 48.3 न्यूटन। दिस विल बी योर आंसर। आर यू गेटिंग? इतना बड़ा क्वेश्चन शायद एग्जाम में, एमसीक्यू के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। राइट इट डाउन फास्ट। बैलेंस। इसके बाद का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जो दिसंबर 2015 में पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। सो टेक डाउन दैट प्रॉब्लम। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स P, determine the horizontal force P determine the horizontal force P needed to just start moving the 300 Newton crate, C-R-A-T-E, crate, up the plane. Determine the horizontal force P needed to just start moving the 300 Newton crate up the plane. Full stop. Take mu s is equal to 0.3. Take mu s is equal to 0.3. दिसंबर 2015 में पूछा था 5 मार्क्स के लिए, ऐसा बुक में दिया है। So draw the figure. Very simple problem.
सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. हमारा पहला स्टेप क्या है? टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. सो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग निकालेंगे, मतलब बॉडी के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं. तो दिस इज से द प्लेन, ये प्लेन दिया है और यहाँ पर है वो बॉडी. हाँ, कैन यू टेल मी विच विल बी द डिफरेंट फोर्सेस? पहला तो ये P है और क्या रहेगा? R रहेगा. ठीक है, ओके. कैसा रहेगा? ऐसा ये R रहेगा और क्या रहेगा? F मतलब म्यू इंटू R. वो ऊपर की ओर रहेगा कि नीचे की ओर? नीचे की ओर. नीचे की ओर, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में? हॉरिजॉन्टल फोर्स बी रिक्वायर्ड टू रेज द ब्लॉक अप द प्लेन. अप द प्लेन बोल रहे हैं ना वो, मतलब प्लेन के ऊपर धकेलना है ब्लॉक को. तो अगर वो ब्लॉक उसके ऊपर जाने वाला है तो फोर्स कहाँ आएगा? नीचे की ओर आएगा. सो दिस इज म्यू एस इंटू आर. उन्होंने म्यू एस दिया है तो म्यू के का कोई उसमें सवाल नहीं है. और क्या आएगा? और एक चीज आने वाली है, और कुछ तो दिया है उन्होंने, देखो 300 न्यूटन, मतलब उसका वेट दिया है उन्होंने, जो उन्होंने ऑलरेडी न्यूटन में दिया है, तो उसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है. वेट कैसा होता है? नीचे की ओर 300 न्यूटन. तो ये तो इसको आप इस तरीके से पूरा नीचे तक ले लीजिए सेंटर में. ठीक है, 300 न्यूटन. इज इट विजिबल? ओके, बस इसके बाद का स्टेप क्या है आपको सबको पता है. क्या करना पड़ेगा? समेशन ऑफ, ये एंगल उन्होंने दिया है 30 डिग्री, तो बताओ भाई ये एंगल कितना रहेगा? ये 30 अल्टरनेट एंगल, करेक्ट. और ये कितना हो जाएगा? 60, बराबर है. तो बोलो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0. बोलो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस P माइनस R cos ऑफ 60 माइनस म्यू एस इंटू आर दिया है उन्होंने, बराबर है. तो उसको मैं बोल सकता हूँ क्या? 0.3 इंटू आर चलेगा. म्यू एस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 0.3 इंटू आर. और वो एंगल वो क्या रहेगा? लेफ्ट की ओर जाने वाला रहेगा ना वो. आर यू गेटिंग? ऐसा है ना वो फोर्स, और ऐसा एंगल दिया है तो एक फोर्स यहाँ रहेगा और एक फोर्स नीचे. तो ये क्या हो गया आपका? 0.3 आर कॉस ऑफ 30, वेरी गुड, इज इक्वल टू 0. सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. बोलो P माइनस कॉस 60 कितना होता है? 0.5 आर. 0.5 आर माइनस कॉस 30 इंटू 0.3 करो. cos 30 into 0.3 0.25 r is equal to 0. तो 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.25 माइनस 0.75 हो गया, बराबर है. सो P माइनस 0.75 बराबर है ना. R इज इक्वल टू 0. तो मैं बोल सकता हूँ P इज इक्वल टू 0.75 R, करेक्ट. इसको दे सकता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, बराबर है क्या? कोई डाउट इसमें यहाँ तक? नहीं. इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद क्या करोगे? समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0. बोलो अभी तुम लोग बोलो फटाफट. यस, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0. टेल मी फास्ट. माइनस 300, वेरी गुड. प्लस आर साइन ऑफ 60 माइनस 0.3 आर साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 0, बराबर है. एम आई करेक्ट? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? पक्का? चलो आगे. सो बोलो साइन 60 कितना होता है भाई? 0.866 आर माइनस 0.3 इंटू साइन 30 करो. 0.1.
15 R इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं, ये माइनस 300 उधर चला गया तो प्लस 300, तो 0.866 माइनस 0.15, 716 R is equal to 300. So R is equal to 300 divided by 0.716. 418.9 न्यूटन, वो R आ गया, लेकिन हमको पूछा क्या है उन्होंने P. क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में R का वैल्यू पुट कर दो तो P मिल जाएगा. 1 implies P is equal to, the answer is 318.4 न्यूटन. 318.4 क्या 314 आ रहा है क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम, उतना डिफरेंस चलता है. इट इज 318 इन द बुक, कैलकुलेट इट अगेन. अगर आपका बराबर आ रहा है तो नो प्रॉब्लम. 314.1 न्यूटन. चेक इट, कैलकुलेशन ठीक से करो, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है. ओके, हा ना, ही आर ची व्हॅल्यू आहे ना, ती इक्वेशन नंबर 1 मध्ये टाकली. P इज इक्वल टू 0.75 R. R का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया, P आया. गॉट इट? याद रखो, एक बहुत सी बार ऐसा भी करते बोलो कि ये जो फोर्स दिया है ना, ये फोर्स ये इस तरीके से नहीं देते, ये यहाँ पर दे देते इस तरीके से. तो डिफरेंस सिर्फ एक ही है इसमें कि जो हमारा ये वाला फोर्स था, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल था तब ये वर्टिकल था. सही है, सही है. लेकिन अगर इस फिगर को हमने इस तरीके से देखा, थोड़ा सा रोटेट कर लिया फिगर को, अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल कंसीडर किया है तो ये जो रिएक्शन आने वाली है ये कैसी हो जाएगी, वर्टिकल. समझ में आ रहा है? और ये फिर से ये वाला जो हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? आर यू गेटिंग? ये फिगर को मैं इस तरीके से देख रहा हूँ तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, ये फिर से हो गया हॉरिजॉन्टल. लेकिन इंक्लाइन क्या बन जाएगा? जो वर्टिकल था वो इंक्लाइन बन जाएगा. आर यू गेटिंग? वेरी सिंपल. अभी इसी फिगर को आप अगर इस तरीके से देखो तो ये देखो, ये फोर्स है ना, ये ऐसा लगता है इंक्लाइन. तो ये क्या होता है अपना कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा. समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से फिगर बनाना है, इस तरीके से, और यहाँ पे सेंटर में जो वेट लेने वाले हो तो वो वेट ऐसा ना लेते हुए ऐसा लेना है सीधा. समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका mg cos ऑफ थीटा एंड mg sin ऑफ थीटा. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? बन जाएगा. लेना है वैसा प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व इट? डिफरेंस का कोई उसमें ज्यादा कोई अलग नहीं है, सिर्फ ये बन जाएंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 2 3, और ये बन जाएगा वर्टिकल, ये वाला और ये वाला. Example, प्रॉब्लम ऑफ द ब्लॉक फ्रिक्शन. वन मोर प्रॉब्लम, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एक प्रॉब्लम हमें लेना चाहिए उस पर, वो भी ले लेता हूँ. 2 blocks
two blocks any doubt? Two blocks A and B, two blocks A and B are resting against a wall and the floor, as shown in figure. As shown in figure. Find the horizontal force P. Find the horizontal force P applied to the lower block. That will hold the system. In the equilibrium. That will hold the system in equilibrium. Take mu is equal to 0.25 at floor. Mu is equal to 0.3 at wall and mu is equal to 0.2 between the blocks. मतलब हर सरफेस के लिए जहाँ जहाँ पर फ्रिक्शन होने वाला है, फ्रिक्शन मतलब क्या, मराठी में बोलते हैं घर्षण, बराबर है। फ्रिक्शन मतलब जहाँ जहाँ पर वो रफ होने वाला है एक दूसरे के साथ, तो जहाँ जहाँ पर भी वो फ्रिक्शन होगा, हर पॉइंट पे म्यू तो होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हर जगह का उन्होंने अलग दिया है। जैसे कि वॉल हो गया ये, यहाँ पर देखो ये ब्लॉक अगर नीचे आ गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रिक्शन होगा, बराबर है, यहाँ पर। उसके बाद अगर ये ब्लॉक राइट हैंड साइड की तरफ चला गया तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, और ये ब्लॉक जब नीचे आएगा तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करेंगे बिटवीन द ब्लॉक, बराबर है। तो इस पॉइंट पे भी फ्रिक्शन रहेगा, वो उसका वैल्यू उन्होंने म्यू का अलग अलग दिया है तीनों जगह, ठीक है। तो ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। थोड़ा सा बड़ा है प्रॉब्लम, टफ नहीं है, बट इट इज समवट लेंथी। इसका वेट दिया है उन्होंने 500 न्यूटन और इसका वेट दिया है 1000 न्यूटन। ये 60 डिग्री पर है, 1000 न्यूटन। ये है ब्लॉक ए और ये है ब्लॉक बी। सबसे पहले बनाना है आपको फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले बॉडी का अगर इस प्रकार के कोई प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में, तो ये देखना है कि बॉडी का मोशन किस तरीके से है, किस जगह से है। उन्होंने बोला है फाइंड आउट द फोर्स पी रिक्वायर्ड टू होल्ड द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, बराबर। मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं क्या कि पी इतना होना चाहिए
कि ये जो ब्लॉक है ए ये ऊपर जाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं क्या वो लोग? वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इक्विलिब्रियम में पकड़ के रखना है, उतना ही फोर्स लगाओ। तो हमको इस केस में क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर ये पी कम हो गया थोड़ा सा, अगर ये पी कम हो गया तो बॉडी का इंटेंशन क्या होगा, ये ए का इंटेंशन होगा नीचे आना, और अगर ए नीचे आएगा तो ये बी किधर जाने वाला है, राइट हैंड साइड। आर यू गेटिंग? अगर उन्होंने बोला कि फाइंड द सिस्टम टू बी फाइंड आउट द फोर्स एफ सो दैट द सिस्टम विल बी इन द इक्विलिब्रियम, तो हमको क्या देखना पड़ता है, बॉडी का इंटेंशन क्या है। समझ में आया? अगर उन्होंने ऐसा बोला कि फाइंड आउट द फोर्स पी रिक्वायर्ड टू रेज द ब्लॉक ए, तो समझ जाओ कि ये जो फोर्स है ये क्या करने वाला है, पुश करने वाला है इस ब्लॉक को। तो ये ब्लॉक जाएगा लेफ्ट की ओर और ये ब्लॉक जाएगा ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है? दोनों बातें अलग अलग है। अगर वो इक्विलिब्रियम बोलते हैं तो समझ जाने का कि ये जो बॉडी है ये इधर जाएगा। गॉट इट? तो अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है आपको, दोनों ब्लॉक का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। आपके सामने पहले समझ लो, पूरा बहुत इजी है, ठीक है? तो अभी मुझे आप बताओ कौन से फोर्स आएंगे ए के अंदर। बराबर है, बराबर है। ए में फ्रिक्शन कहां पे होने वाला है, वॉल और बिटवीन द ब्लॉक्स, बराबर है। तो ए नीचे आने वाला है, ए नीचे आने वाला है, तो फ्रिक्शन किधर होगा, ऊपर। वेरी गुड, करेक्ट, वॉल पे। और वॉल का नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से एक्ट हो रहा होगा। तो अगर ये N1 लेता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू N1, बराबर है। और म्यू उन्होंने कितना दिया है वॉल का, 0.3, तो ये ले सकता हूं मैं 0.3 इंटू N1, बराबर है। आपको याद है हमने R लिया था तो म्यू इंटू R किया था, तो R के बदले में यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं, N1 ले रहा हूं। आपको लेना हो तो R1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी फ्रिक्शन हो रहा है, ब्लॉक नीचे आने वाला है। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? ब्लॉक अगर नीचे आने वाला है तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। सो हियर इट इज। और जो सरफेस है दोनों का कॉमन, उसकी रिएक्शन इस तरीके से होगी, परपेंडिकुलर। यहाँ पे सरफेस को परपेंडिकुलर होता है ना, हाँ, तो वो मान लो मैं कंसीडर करता हूँ N2, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू N2। तो बिटवीन द ब्लॉक क्या बोला है उन्होंने, 0.2, सो 0.2 इंटू N2। सही है कि गलत है? अरे सही है कि गलत है? सही है। ये एंगल कितना है, 60। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा है ना इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, 30। वही ट्रायंगल 90, 60 तो 30, सही है। सिमिलरली अभी ये एक ब्लॉक का डायग्राम खत्म हो गया, कुछ बचा क्या उसमें? अभी सेकेंड ब्लॉक का डायग्राम। सेकेंड ब्लॉक का डायग्राम और इजी, जैसा ये है इनको दोनों को हमने ऐसा सेपरेट कर देना है। तो यहाँ पे सेकंड, अगर ये ऐसा है तो सेकंड यहाँ पे बनाऊंगा मैं फिर। पी है ना, पी बना दिया, उसका वेट दिया है 1000 न्यूटन, तो ये बन गया 1000 न्यूटन। अगर ये आपने लिया था N2, सरफेस दोनों का एक ही है, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, N2। अगर ये एंगल 30 डिग्री था तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30, अपोजिट एंगल्स। समझ में आ रहा है क्या यार? If this is 30,
दिस वुड बी 30 बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल्स। उसके बाद इसका फ्रिक्शन अगर ऊपर जा रहा है 0.2 N2 तो इसका फिगर नीचे आएगा 0.2 N2, वही वैल्यू, क्योंकि फ्रिक्शन तो कॉमन है ना दोनों के बीच। उसके बाद अभी ये ब्लॉक किधर जाने वाला है, राइट की ओर, तो फ्रिक्शन किधर आएगा, लेफ्ट की ओर। इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं N3। सरफेस चेंज हो गया तो N भी चेंज हो जाएगा। पहले ये सरफेस लिया था, फिर ये सरफेस लिया जो दोनों के लिए कॉमन था, अभी ये सरफेस ले रहा हूं तो उसको मैं नॉर्मल रिएक्शन क्या लेता हूं, N3 लेता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, म्यू इंटू N3। लेकिन वॉल फ्लोर पे कितना है 0.25, सो कैन आई राइट हियर 0.25 इंटू N3 बराबर है, हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो करना है वो और सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो ब्लॉक है इसको को प्लानर फोर्स में जैसा हमारा डायग्राम था ना वैसा बना लेना है। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक y एक्सिस बनाओ, एक x एक्सिस बनाओ, ठीक है। उसके बाद अभी तुम लोग बोलो क्या करूं, 500 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड है, सो 500 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। यहां बनाओ चाहे यहां पर भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ऊपर है, हो गया, N1 राइट में है, N1 राइट में हो गया। और क्या बचा बोलो, 0.2 N2 उधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा 0.2 इंटू N2। इसका एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ 60, तो इसका भी कितना रहेगा 60। ये किधर जा रहा है, इधर, तो इसको भी इधर भेज दो इधर से। ये कितना है 30, तो बन गया 30 डिग्री। नाम क्या है उसका, N2। कितने फोर्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, खत्म। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग? उसके बाद सेकंड फिगर किधर बनाओगे, जिधर जगह मिला उधर। तो ये विजन क्लियर, बोलो भी बोलो फटाफट। P, ये बन गया P। और बोलो 1000 न्यूटन, ये बन गया 1000 न्यूटन। इसके बाद N3 ऊपर है, N3 ऊपर है, 0.25 N3 राइट में लेफ्ट में है, इधर बना दो 0.25 इंटू N3 बना लो। इसके बाद ये इधर आ रहा है तो इसको भी इधर भेज दो, क्या नाम है उसका 0.2 N2। उसका एंगल कितना है, ये वाला कितना रहेगा, अगर ये 60 था तो ये भी 60। सरफेस एक ही है ना बेटा, देखो सरफेस एक ही है, ये देखो ये ऐसा था, ये भी ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बना रहा है तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बनाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, सो इट इज 60 डिग्री। उसके बाद ये वाला N2 इधर जा रहा है, इसको भी इधर भेज दो N2 को। कितना एंगल उसका 30 डिग्री, तो ये बन गया 30 डिग्री। और कुछ बचा है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 बराबर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बन गए। अभी मैंने क्या बोला था, फ्रिक्शन में क्या होता है, आपके पास दो ही चीजें होती है, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 बराबर है। तो दो इक्वेशन से कितने अननोन निकाल सकते हो, दो इक्वेशन से दो ही अननोन निकलते हैं, कितना भी कुछ भी कर लो। तो इसमें कितने अननोन है, इसमें कितने अननोन है, देखो P, उसके बाद N2, उसके बाद N3, 3 अननोन। पॉसिबल है क्या वो सॉल्व करना, लेकिन इसमें कितने अननोन है, दो ही है, देखो एक N1 है एक N2 है, N2 N1 N2 N1 और ये 500। क्या अभी आप बोलोगे सर N भी तो अननोन है, वो न्यूटन है, ठीक है। तो N1 और N2 दो ही अननोन है, तो
तो ये अगर सॉल्व करोगे तो हमारा काम बन सकता है। इसमें से हम लोग को n1 मिल जाएगा, n2 मिल जाएगा, बराबर है। फिर वो जो आया हुआ n2 होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, n2 यहाँ पे डाल दोगे तो आपको क्या बचेगा, इसमें सिर्फ अननोन p और n3। फिर से उसको आप सॉल्व कर सकते हो इन दो इक्वेशन के साथ, तो आपको जो आपका रिक्वायर्ड p है वो मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? समझ में आया क्या कि आगे का कैलकुलेशन भी करके दूं? ये प्रॉब्लम तो आपने अभी तक कम से कम 5-5, 6-6 कर ली है सॉल्व, तो ये बन जाएगा शायद आपसे। आएगा कि नहीं आएगा? कैन यू सॉल्व? कितने लोगों को आ जाएगा? प्लीज रेज योर हैंड। सबको आ रहा है ऐसा आप लोग बोल रहे हो? कोई है क्या ऐसा जिसको नहीं आएगा? सबको आ जाएगा? तो यू सॉल्व इट। अगर कोई डाउट आता है तो बुक में देख सकते हो या फिर मुझे पूछ सकते हो। ये आ जाएगा दोनों, ये सॉल्व करना है दोनों। सबसे पहले ये सॉल्व करोगे, n1 और n2 मिल जाएगा। जो n2 का वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इधर से क्या बचेगा, इधर भी सब्स्टिट्यूट करना है n2, एक ही जगह पे नहीं करना है, दोनों जगह पे कर देना है। यहाँ पे बचेगा सिर्फ n3 और p। फिर से दो इक्वेशन इससे सॉल्व कर लोगे तो आपको n3 और p मिल जाएगा, और उन्होंने p ही पूछा है, p को ब्रैकेट कर लेने। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। गेटिंग? हियर इज द एंड ऑफ द ब्लॉक फ्रिक्शन। इफ यू हैव द डाउट यू कैन आस्क। And the learner also, from the video, the learner also can comment the doubt if you have any.